अमीन पटेल इस इलेक्शन में बहुत नामों में है और बदनामों में दोनों में है कि अमीन पटेल जहाँ चाहे उसको खड़ा कर सकता है, जहाँ चाहे उसको नहीं खड़ा कर सकता। तो रईस शेख कांग्रेस में कब आ रहे हैं? बेसिक कोर क्या था कैंडिडेट सिलेक्शन में 211 में रईस लड़ रहे हैं कि कांग्रेस लड़ रही है। आते हैं 224 पे उमर लकड़ा वाला, वो भी काफ़ी सालों से आपके साथ है। उनकी बहन आफरीन वन टाइम कॉर्पोरेटर रह चुकी है। आपको ऐसा क्या लगा कि उसको टिकट नहीं देना चाहिए? उनका आरोप था कि एंड टाइम पे आपने उनको धोखा दिया। अभी जैसे आपने शमीम भाई की बात की थी कि शमीम अंसारी जो है वो पार्टी के लिए काम करते थे, पुराने थे, एमएलए की भी टिकट उन्होंने मांगी थी, तो आपको लगता नहीं था कि वकार से ज़्यादा पार्टी के लॉयल आदमी को देना चाहिए टिकट? जो राहुल गांधी जी ने बताया था, सपना दिखाया कि यंग जनरेशन को आगे किया जाए, उस पर नहीं गौर कर दिया गया। 224 में हिना गजाली बहुत फेवरेट थी, वर्षा ताई की फेवरेट थी, कमेटी की फेवरेट थी, मगर अमीन पटेल जी ने उसको टिकट लेने नहीं दिया कि अगर हिना को मिली टिकट और मेरे मनपसंद को टिकट नहीं मिली तो मैं जो है रिजाइन कर दूंगा। एक सीट है जहां पर अमीन भाई बहुत बेईमानी करते हैं। टिन वाला का क्या कहना है आप? समाजवादी पार्टी, अमीन भाई ने ऐसा क्या कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दिया? जहाँ जहाँ जावेद जुनेजा जाता है वहाँ आपका सर्वे ओके हो जाता है। आधी सीट वंचित को दे दिया तो आपकी कैडेट कैसे मजबूत होगी? इस टाइम पे तो सर्वे नहीं आता। जब आप लोग को पार्टी लोग को डिसाइड करना रहता है अपनी चॉइस के कैंडिडेट को, तब सर्वे बीच में क्यों नहीं आता है? और जिसको मना करने का रहता है वहाँ पे सर्वे बीच में आ जाता है। स्वागत में बात करें तो अब अपना असद साहब से बड़ा स्वागत किधर भी नहीं होता। मिलिंद जी अलग होने के बाद भी आप मिलिंद जी के साथ, और मिलिंद जी कुछ टिकट पे डिसाइड करते हैं। कांग्रेस तो दरवाजे खोल के खड़ी है, भिवंडी में इतने सारे सीट दे दी रही इसके बोलने पे। दोस्तों हमारे साथ अमीन पटेल जी आज स्टूडियो में आए हैं। हर बार जब इलेक्शन होता है तो वो एक बार आके ज़रा क्लियरेंस हम लोग ले लेते हैं इनसे और वो दे भी देते हैं। तो इस बार भी 2026 का जो बीएमसी इलेक्शन है उसमें कुछ सवाल, छोटे मोटे सवाल करेंगे अमीन भाई। उसमें जो है थोड़ा सा ब्रीफ आप जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपने वक्त निकाल के स्टूडियो में आने का। सबसे पहले मैं आज की 1 जनवरी 2026 के नए साल की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नया साल आपका बहुत ही अच्छा हो, आपकी दिल की हर मुराद अल्लाह पूरा करे। जी आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर शॉर्ट में बता देता हूँ। थैंक यू अमीन भाई बात करते हैं। अमीन पटेल इस इलेक्शन में बहुत नामों में है और बदनामों में दोनों में है, कैसे देख रहे हो? नहीं, मुझको तो नाम ही देता, बदनामी तो कहीं दिख ही नहीं रही मेरे को। आते हैं उसके ऊपर, आएंगे उसके ऊपर, मगर ये है कि आपकी डिस्कशन में आगे हम लोग बात करेंगे। मगर मुझको तो वो बहुत अच्छा फीड आ रहा है ग्राउंड से। पहले अमीन पटेल एक एमएलए थे, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे पार्टी में अहदे में आए, फिर आज आपकी पोजीशन है कि अमीन पटेल जहाँ चाहे उसको खड़ा कर सकता है, जहाँ चाहे उसको नहीं खड़ा कर सकता। कितनी सच्चाई इस बात पर? देखिए ये है कि इससे पहले दक्षिण मुंबई के अंदर मुरली देवरा साहब थे, खासदार मिलिंद देवरा साहब थे, तो उनके बात होती थी, वो जो चाहते थे, जैसा समझते थे अच्छा वैसा वो करते थे। मगर अब की क्योंकि दक्षिण मुंबई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मैं कांग्रेस का मुंबई कांग्रेस में एक पोजीशन है मेरे पास, काफ़ी कमेटी को हेड कर रहा हूँ। तो मुंबई के अंदर जिस जिस जगह पर हमको ऐसा लगा कि अपनी राय देना चाहिए, उस जगह पे सर्वे के आधार पर हमने एक बहुत बड़ा सर्वे करवाया, एक नहीं 2 सर्वे करवाए, और जो सर्वे के अंदर जिन कैंडिडेटों के नाम आए और ख़ास करके यंग जनरेशन के नए नाम आए, उसको पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया। अलायंस की बात करते हैं अमीन भाई जी। अलायंस को क्या देख के आपने मना किया और क्या देख के हाँ वीबीए वंचित बहुजन के साथ किया, तो एक ब्रीफ में बता देंगे? उसमें ऐसा है कि सबसे पहले एक मीडिया को संजय राउत साहब ने एक बाइट दिया था। उन्होंने कहा कि मुंबई में शिवसेना अकेली जाएगी। जब ये बात हमने मीडिया के माध्यम से उसको देखी, तो फिर हमने अपनी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग की। कोर कमेटी की मीटिंग ने डिसाइड किया कि हमको जनरल एमआरसीसी की मीटिंग में इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि हमको अगर अलायंस करना है नहीं करना है। और हमने नीचे जब हमारे वार्ड लेवल तक हमने उस पर डिस्कशन किया, हर एक का कहना ये आया कि हमको जो महाराष्ट्र असेंबली के जो रिज़ल्ट देखे हमने, तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है अकेले जाए, इंडिपेंडेंट। हम लोग जो है महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में, इंडिया अलायंस दिल्ली में है, मगर मुंबई के अंदर हम लोग अलग चुनाव लड़े। वो डिसीजन हुआ और हमने ये डिसाइड किया। और हमारे जो दिल्ली के सीनियर लीडर है रमेश चंद्र जी, वो मुंबई आए थे और मुंबई में उन्होंने इस बात को ऐलान किया कि हम अकेले लड़ेंगे। किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है सारे वार्डों? मैंने आपको बताया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि कुछ वार्ड तो हमारे पारंपरिक वार्ड है जहाँ हमारे कैंडिडेट जीतते आते हैं। कहीं लेडीज़ हो गया, कहीं जेंट्स हो गया, कहीं ओबीसी हो गया, कहीं एससी हो गया, कहीं एसटी हो गया, बहुत सारी चेंजेस आए।
तो हमने जो हमारे बहुत सारे वार्डों पे हमने 2 एजेंसी से सर्वे करवाए बताया। कि ग्राउंड लेवल के ऊपर कार्यकर्ता नाम दे करके हम्म। कि भाई 5 नाम ने टिकट मांगा, आप उससे तो उसके हमको डिटेल्स आए और डिटेल के आधार पर हमारा भी जो नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उससे हमने रीटैली किया, रीचेक किया कि भाई ये इस कैंडिडेट के बारे में आपका क्या कहना है। तो जो तमाम लोगों की राय मशवरा हुआ उस पर बेसिक और क्या था कैंडिडेट सिलेक्शन में? कैंडिडेट सिलेक्शन करने का उसकी पॉपुलैरिटी, ग्राउंड पर उसकी पॉपुलैरिटी कि वो लोगों में कितना जुड़ा हुआ है, वो लोगों के बीच में कितना है, लोगों के लिए कितना काम करता है, लोगों को उसका एक्सेस कैसा है, वो लोगों को बराबर मिलता है। पिछले, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले 4 साल में चुनाव नहीं हुआ था, 4.5 साल में चुनाव नहीं हुए थे, तो कौन कार्यकर्ता चुनाव नहीं होने के बावजूद भी ज़मीन पर रहा, लोगों का काम किया, मुंबई महानगर पालिका का काम किया, कुछ और काम था। अवेलेबिलिटी और पॉपुलैरिटी एक अच्छा क्राइटेरिया था। एक और क्राइटेरिया था जो राहुल गांधी जी ने बताया था, सपना दिखाया कि यंग जनरेशन को आगे किया जाए, उस पर नहीं गौर कर रहे हैं? नहीं, मैं बताया ना आपको कि हमने महिलाओं का तो रिजर्वेशन है ही, पर कहीं 1-2 वार्ड ऐसे हैं जहाँ हमने जनरल से भी महिलाओं को टिकट दी और यूथ के बहुत लोगों को टिकट दिया। काफ़ी लोगों को, हमारे यूथ कांग्रेस की जो टीम है उसमें से काफ़ी यूथ लोगों को हमने टिकट दिया है। जी, आते हैं 224 पे आपने दिया है आपके पारेख फैमिली से। नहीं, पारेख फैमिली मेरी फैमिली नहीं है, पारेख फैमिली बरसों बरस से कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो 9 साढ़े 9 साल पहले 25 साल से नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ, हाँ हाँ, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ तो फोटो में बोले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। इस पिछला टिकट भी हमने अमीन पारेख साहब की बहू को दिया था और किसी वजह से कुछ फॉर्म बराबर नहीं भरा जा रहा था, तो फिर हमने इस टिकट को उमर से बात करके जब आप कहते हो कि भाई यंग पार्टी का सिलेक्शंस कर रहे हैं यंग का, हिना गजाली करके आपकी जो प्रेसिडेंट मुंबई की बनाई गई थी, यूथ लीडर थी, तो उसके सिलेक्शंस में और इनके सिलेक्शंस में आपको ऐसा क्या लगा कि हिना गजाली जो है? हिना गजाली बहुत अच्छी टैलेंटेड यंग हमारी लीडर है, यूथ कांग्रेस की लीडर है, अभी मुंबई कांग्रेस में वर्षा गायकवाड़ के साथ हमारे साथ काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर्वे के मुताबिक जो मार्क्स आए, जो रैंक आया, उस हिसाब से हमने दिया है। यूथ कांग्रेस में बहुत सारी सीटें दी थी और ये क्योंकि रुखसाना पारेख साहिबा जो है वो एक कमू जाफ़र के अंदर इतने साल उन्होंने अपनी खिदमत दी है, बहुत ही पॉपुलर लेडी है और उनके एरिया के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया तो उस नाम के लिए, रुखसाना पारेख के नाम के, तो फिर हमने रुखसाना पारेख के लिए डिसाइड किया। बीच में कमू जाफर स्कूल का प्रॉब्लम हुआ था, आपने भी वहाँ थे, मैंने भी इंटरव्यू लिया था, वहाँ तो इमेज थोड़ा सा अलग थी, कुछ अलग बातें भी थी। नहीं, वो सब आप थे, सब जो बातें थी सब गलतफहमियाँ थी। कमू जाफर उसकी दूर हो गए, हमारी रेगुलर उसके बाद में बातचीत चलती है, कोई मसला नहीं। खबर ये थी कि 224 में हिना गजाली बहुत फेवरेट थी, वर्षा ताई की फेवरेट थी, कमेटी की फेवरेट थी, मगर अमीन पटेल जी ने उसको टिकट लेने नहीं दिया। नहीं, ये बात बराबर नहीं है, सही नहीं है। हिना गजाली हमारी बहुत ही अच्छी यूथ की लीडर है, मेरे बड़े अच्छे उससे ताल्लुकात है और हिना गजाली से मेरी कई मरतबा इस टॉपिक पे, इस 224 की सीट पे बात हुई थी। मैंने उसको बहुत पहले ही बता दिया था जब सर्वे आना शुरू हो गया था कि तुम यूथ हो, तुम्हारे पास आगे बहुत बड़ा फ्यूचर है, आप पार्टी में काम कीजिए। अब तो मुंबई कांग्रेस की सेक्रेटरी हो, शी इज़ ऑलरेडी वेरी गुड पोस्ट, उसको आगे काम करने के लिए बहुत स्कोप है और अभी तो यंग है, आगे डेफिनेटली उस पर ध्यान दिया जाएगा। आपने बहुत फोर्स किया है कि वो टिकट हिना को नहीं मिले, पारेख को मिले, वर्षा ताई की पसंदीदा जितनी कमेटी मेंबर्स थे उनकी पसंदीदा, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो अमीन भाई ने फोर्स किया, अमीन भाई ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हिना को मिली टिकट और मेरे मनपसंद को टिकट नहीं मिली तो मैं जो है रिज़ाइन कर दूंगा पार्टी से। साहब, एक टिकट के लिए जो आई बात वो बता रहा हूँ। असल में मुझको लग रहा है कि आपके सूत्रों को आपको थोड़ा, मैं सूत्रों से नहीं बात करता, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। डायरेक्ट आपको कितने गलत फीडिंग दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। एक सीट के लिए अमीन पटेल रिजाइन करेंगे ना, अगर अमीन पटेल को पूरे मुंबई में भी एक सीट प्रेशर डाल रहे थे, अमीन बहुत प्रेशर डाल, मेरी बात हुई थी क्लियर, हिना को आपने बोला कोई दूसरी सीट ले ले, हिना ने नहीं, हिना को ये बात हुई थी, मैंने हिना से कहा था कि देखो 224 में आपकी सीट नहीं हो पाएगी, अगर आप कहीं से कोलाबा से कोई और सीट पे लड़ना चाहो
तो हम लोग उसका सर्वे करवा सकते हैं, हम उसको तो देख आप सकते रीजन हैं। देना चाहते हो कि वो कोलाबा की थी इसलिए आप लोगों ने 224? नहीं 224 मुंबा देवी कोला तो मिक्स है, इसलिए नहीं, क्योंकि मुंबा देवी में और सीटें नहीं थी। मुंबा देवी की सीटें पे नहीं लड़ा सकते थे, वो कोलाबा में उसका बड़ी पकड़ है, बहुत टाइम काम किए। तो मैंने उससे बात हुई थी, कई मरतबा बात हुई थी, तो मैंने उससे बोला था कि अगर देखो तुमको कोई और सीट दिखती है बताओ, अपने सर्वे वर्वे करा के देखते हैं। आते हैं 224 पे उमर लकड़ा वाला, वो भी काफ़ी सालों से आपके साथ है। उनकी बहन आफरीन वन टाइम कॉर्पोरेटर रह चुकी है। आपको ऐसा क्या लगा कि उसको टिकट नहीं देना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया ना कि बार बार वो बात बताएंगे तो दर्शक बोलेंगे एक ही बात कर रहे हैं। जो हमने सर्वे करवाया उसमें टॉप प्रायोरिटी रुखसाना पारिक की आई थी कि रुखसाना पारिक इज़ ए वेरी एबल, वेरी गुड कैंडिडेट। और अभी मैंने ये बात मीडिया को पहले ही बताई है कि 2017 से 2022 का जब कॉरपोरेशन था, तो 2022 में ही मैंने उमर भाई को बुला के बहुत उससे रिस्पेक्टफुली बताया था कि उमर भाई अगला इलेक्शन के रिजर्वेशन तो मालूम भी नहीं थे, जब तो रिजर्वेशन, तब तो लॉटरी खुली नहीं थी, किसे रिजर्वेशन ही नहीं हुआ था, इलेक्शन डिक्लेयर होने के 6 महीना पहले। अब जब चाहे तो अभी फ़ोन लगा के उमर को पूछ सकते हो। मैंने उमर को बुला के बोला था, उमर भाई आपको मुंबा देवी से 224 से आफरीन को रीनॉमिनेट नहीं किया जाएगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। सर्वे के पहले ही बोल दिए थे? जब तो सर्वे की बात ही नहीं, जब तो सर्वे करवा था। ऐसा क्या रीजन था? मैंने देखा था जमीन काम अच्छे नहीं थे। काम देखिए ऐसा है कि आफरीन हमारी फैमिली की मेंबर थी, फैमिली की मेंबर है, फैमिली की मेंबर रहेगी आपा के बारे में। मगर एक चीज़ मैं आज सोच रहा था सुबह में जब आपने बोला कि इंटरव्यू करना है, पिछली मरतबा यहाँ से वखार आपा को सीट नहीं मिली थी, बराबर, तो सबसे पहला इंटरव्यू आपने किया था, भाग के बीएमसी के अंदर नीचे कसम खिलवाई थी हमने। आपने कसम खिलवा के उनकी बेचारे को, तो आपने उनको जो है परेशान कर दिया और बेचारी हार गई चुनाव। और आफरीन का भी पहला इंटरव्यू आपने ही किया। जी जी। तो आफरीन हमारी लगातार मंडे को दोपहर को 2 बजे तक मेरी उससे बातचीत चालू थी। और अब ये कहना कि नहीं कहना ठीक नहीं है, उमर भाई को पता था कि आपसे सीट नहीं मिलेगी, ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, मेरी भी बात हो रही थी। तो गलत तो नहीं कर रहे थे? नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोशिश तो करें। मगर मैंने उनको उनके मुंह पे ये भी बोला था, मतलब उमर भाई आप यहाँ से मेरे से भी बात कर रहे हो, मगर आप और पार्टी से भी कांटेक्ट में हो। ये मैंने लास्ट बार पहले भी बोला था और लास्ट मंडे को भी उनको बोला था, मतलब देखिए मेरे भी हर पार्टी में सोर्सेज और ताल्लुकात है, आप और पार्टी में भी अपनी सीट मांग रहे हो, मांगने में कोई अर्थ नहीं। कोई आदमी जिसकी तकदीर मुकद्दर जहाँ से जो पार्टी से लड़ना चाहे लड़े, अल्टीमेटली जिसकी तकदीर में होगा वही कॉर्पोरेटर बनेगा। उनका आरोप था कि एंड टाइम पे आपने उनको धोखा दिया। ये उमर का, आफरीन की मैं बाद में आता हूँ। सर ऐसा है कि आज इलेक्शन देता हूँ बोल के इलेक्शन के अंदर मैं कभी भी किसी को भी, जावेद जुनेजा, ज्ञानराज निकम, राजश्री भाटनकर, पृथ्वी जैन, सोनल परमार, जिनको भी टिकट दिया है, कभी भी उनको पहले बताया नहीं गया था कि तुमको टिकट मिल रही है। 1 महीना पहले कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को वर्षा गायकवाड़ ने बोला था हम तुम्हारा नाम कंसीडर करते हैं, तुम एरिया में काम की अलग थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, गति बढ़ाइए। मगर हमने कभी किसी को ये नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टिकट एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल नहीं तय करता है, ये कमेटी बैठती है, उसमें दिल्ली के लोग रहते हैं, वहाँ से टिकट क्लियर होता है। अब एक भाई का एक टिकट था, उसको देना था, मगर किसी वजह से हम नहीं दे पाए वो टिकट। समीम भाई को बोला था हमने कि आपको टिकट दे रहे, मगर एंड मोमेंट पे कुछ हालात ऐसे बने कि नहीं दे पाए ना, होता है। आते शमीम भाई पे बात में, वो रो रही थी, वो वीडियो बहुत चला, लोगों को ऐसा हुआ यार अमीन भाई ने ऐसा क्या कर दिया, इतनी बेइज्जती कर दिया। देखो और बनावटी आंसी तो नहीं, आपको क्या लगता है वो उसके आफरीन की आंसी बनावटी थी? नहीं, आज तो बनावटी नहीं, जज्बात में थी वो, मैंने देखा नहीं वो वीडियो को, मगर आपने बोला, आपके एक साथी ने कल मेरे को और बताया। देखिए क्या है कि मैंने कल ये बात कहा, फिर उसको दोबारा दोहराता हूँ कि आफरीन आपा जज्बात में झूठ बोल रही है, ये मैं एकदम क्लियर आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, और ये वो सुने, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को फ़ोन करके मेरे से बात करें। आफरीन आपा झूठ बोल रही, लास्ट में वो मेरे पास भी रो रही थी कि भाई मेरे को दे दो टिकट। मतलब बहन, मैंने उमर को 4.5 साल पहले बोला है नहीं, और जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हुए, सीट रिजर्व हुई, जब भी बोला है मैंने कि उमर भाई ये सीट नहीं मिली, उमर ने बोला भाई और कुछ करो। कमेटी के अंदर ये मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर बार बार आप लोग मेरे को ये बात पकड़ रहे हो। आफरीन आपा ऐसा सामने बैठी थी, ऐसा सामने पूरे 20 लोग की कमेटी बैठी थी, 20 पीपल, इंक्लूडिंग CWC मेंबर वर्षा गायकवाड़। जब मैंने उनको पूछा था आपा अगर यहाँ से नहीं तुमको कहीं से और से लड़ना ही गया,
रिकॉर्डिंग है उस बात की। आफरीन आपा ने मना किया। बाहर निकल के मैंने फिर उनको बोला, मतलब मैंने आपसे पूछा कि कहीं और से लड़ना है, आपको हाँ बोलना चाहिए था। बोले भाई मैं क्या करती। मैंने उनको कमेटी के अंदर, मैं एकदम क्लियर लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, जो हमारी 20 लोगों की कमेटी बैठी थी उसमें मैंने आफरीन आपा जब इंटरव्यू के लिए आई थी तो मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, मतलब आपा आप कहीं और वार्ड से लड़ना चाहती हो, आपकी कोई इच्छा तो बताइए। उससे फिर फ्लैट मना किया। अब लड़ना था आफरीन आपा को, चुनाव लड़ना सबके हक मर्जी की बात है ना, कोई पार्टी लड़ सकता है। उनको 224 में अगर बहुत था उनको तो 224 से लड़ना चाहिए था ना, वहाँ की सीटिंग कॉर्पोरेटर थी, उनको 224 से लड़ना चाहिए। अगर वो 224 अपनी दावेदारी रख रही तो वो तो मैंने सवाल किया उनसे कि आप 224 से क्यों नहीं लड़ रही हो, तो आपने, अगर आप देखोगे नहीं, मैं नहीं देखा क्या बोले, आप देखिए मैंने उनको कहा, वो देख लिया उन्होंने क्या बोला, क्या अगर आपको 224 से आप कॉर्पोरेटिव आप बोल रहे हो अच्छा काम कर रही है तो आपको वहीं से लड़ना था। आप 200 यहाँ पर आके उमर खाड़ी से क्यों लड़ रही है, मेरा सवाल था उनसे। तो उन्होंने कुछ सारी टिकट चली गई या ऐसा कुछ बता रहे थे। क्या बहरहाल ठीक है, वो तो आपकी सफाई है, उनका इल्ज़ाम है, वो तो चलते रहता है। अमीन भाई एक सीट है जहाँ पर अमीन भाई बहुत बेईमानी करते हैं। कौन सी? आप बताइए। अमीन पटेल कोई बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी कोई ये नहीं थोड़ा हार्श हो गया। एक काम करते हैं, ज़्यादा हार्श अमीन हो भाई सॉरी अमीन भाई मैनिपुलेट करते, चलो ऐसा करते हैं। आप कौन सी सीट की बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ जावेद जुनेजा जाता है वहाँ आपका सर्वे ओके हो जाता है और वहाँ पे ओपन भी क्लोज हो जाता है, क्लोज भी ओपन हो जाता है। देखिए जावेद जुनेजा 213 के अंदर पिछली मरतबा कॉर्पोरेटर थे। इससे पहला भी निकम कॉर्पोरेटर था, उसकी बेटी को टिकट हमने दिया था। और 217 से था ना, 223 से 213 में जावेद जुनेजा साहब कॉर्पोरेटर थे। कॉर्पोरेटर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कॉर्पोरेटर का टर्म ख़त्म होने के बाद भी 4.5 साल उनका ऑफिस एक दिन बंद नहीं रहा। अपने ऑफिस में बैठते थे और जावेद भाई के एब्सेंस में उनकी वाइफ नसीमा जावेद जुनेजा उस ऑफिस में बैठ के लोगों का काम करती थी। वो महिला कांग्रेस के अंदर हमारे ऑफिस बेरर है, काम करती है, हेल्थ में काम करती है, एजुकेशन में काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि जावेद जुनेजा की वाइफ घर में बैठी थी और उसको लेडीज़ हो गया तो लाके हमने लड़ा दिया। लोग कमाटीपुरा में और नागपाड़ा में नसीमा जावेद जुनेजा को पर्सनली लोग जानते हैं। वो नसीमा जावेद जुनेजा को तो कभी इतना सोशल में देखा नहीं गया है। नहीं काम करते ये तो इलेक्शन के 6 महीने ऐसे कुछ प्लान होगा, कभी ओबीसी हो गई, कभी ये हो गई, तो या तो फिर ये कुछ प्लान हो गया होगा। नसीमा जावेद जुनेजा को मैं जानता हूँ, मेरे साथ कहीं अभी उनका ब्रोचर आएगा तो आपको फ़ोटोज़ देखने मिलेंगे उन्होंने कितना काम किया या क्या क्या काम किया। शी वॉज रेगुलरली इन टच विद पीपल ऑफ नागपाड़ा एंड कमाटीपुरा के लोगों के संपर्क में थी, नागपाड़ा के लोगों के संपर्क में थी। और एक मैं आज आपके चैनल से बता के जा रहा हूँ कि शी विल बी सेकंड जावेद जुनेजा। आपको क्या लगता है कितनी सीट जीतेंगे आपके मुंबई देवी की बात? हम सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो पिछले मरतबा जो सीट थी उससे सीट ज़्यादा ही आएगी। ओवरऑल की बात कर रहे हैं? मैं मुंबई देवी की बात कर रहा हूँ। मुंबई में तो सब जीतने की बात करोगे ना, आप कैसे बोल सकते हो कि एक भी सीट नहीं जीतोगे? नहीं लड़ाई होती है भाई। आज आपको कॉन्फिडेंस जो पूरा नहीं जो सीट जीती हुई है सब जीत रहे। लास्ट टाइम हम 220 नहीं जीत पाए थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम चाहेंगे तो इस बार 220 भी जीत जाएंगे। लास्ट क्यों टाइम ऐसा क्या समीकरण लग रहा है? नहीं काफ़ी अच्छा, वो उस हार को 500 वोट से हम हारे थे। अमीन एक बात बताइए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। 500 वोट से हम हारे थे। पिछले 9 साल के अंदर वो जितनी कमियां तो उसको दूर करके बेहतरीन कैंडिडेट सोनल महेश परमार को हमने वहाँ पे दिया है, बेस्ट कैंडिडेट उस वार्ड के लिए, और लोगों का अच्छा संपर्क है। वो सीट मुझको पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हम 224 जहाँ पर आप रोशना पारेख की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अपोजिट कैंडिडेट में बहुत सारी पार्टीज खड़े हुए हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं थोड़े मजबूत लग रहे हैं। तो क्या लगता है जैसे एनसीपी से, शरद पवार की पार्टी से, जो आपके पहले पुराने अलायंस है, वहाँ पर एक जन खड़े हुए हैं, फिर सादिया मर्चेंट जो एक जर्नलिस्ट है, पिछली मरतबा आज मैं आपके माध्यम से इतना कॉन्फिडेंट से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पिछले मरतबा का मार्जिन और अभी का मार्जिन उससे बहुत ऊपर होगा। क्यों ऐसा, क्या रीज़न? समीकरण में तो अगर बात की जाए तो समीकरण में आपको कैसे वोट टूटेंगे? जैसे आप ही के और एनसीपी के वोट एक ही थे। वोटर जो है बहुत ही समझदार है, मुंबई का वोटर और पिछले दिनों में समझदार हो गया है। वो ये देखता है कि कौन कैंडिडेट हमारे साथ में खड़ा रहेगा, कौन कैंडिडेट हमारे साथ में खड़ा था और कौन कैंडिडेट जीत सकता है।
उसी को वोट देंगे। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रुखसाना अमीन पारेख पिछले मरतबा जो हमारा रिजल्ट था उससे बेटर रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। टिन वाला का क्या कहना है आप? कौन टिन समाजवादी पार्टी, वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। आपको लगता नहीं थोड़े वोट वो लेंगे, थोड़े वोट वो लेंगे, थोड़े वोट वो लेंगे, और ये सब कांग्रेस के वोट हैं? पिछली मरतबा भी यहाँ से एमआईएम की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी, इमरान भाई की बहन थी, वो बहुत अच्छा लड़ी थी, काफ़ी वोट ली थी। पूरा अपोजिशन भी मिला के उतना वोट नहीं ले पाएगा जो एक कैंडिडेट बहुत ली कॉन्फिडेंट है थी। इंशाल्लाह अच्छी बात है। अमीन भाई, अभी जो आपने वंचित बहुजन आघाड़ी और इनसे साथ किया है, अभी हाल ही की रिपोर्ट अभी चल रही है हमारे प्रेस में कि 32 सीट पे वंचित बहुजन और आप लोगों ने मिलकर कैंडिडेट फाइल नहीं किया, कितनी सच्चाई इस बात में? तो ऐसा है कि जब पहले जो हमारी बात शुरू हुई कि हमने सेना ओबाटा से अलायंस नहीं किया, तो ये डिस्कशन आया है कि भाई जो सेकुलर लाइक माइंडेड अलाइज है उससे अलायंस करना चाहिए। वंचित बहुजन जो आघाड़ी जो है उसके साथ पिछले कई सालों से, कई दशकों से हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। प्रकाश अंबेडकर जी बार बार ये कहते थे कि हम अलायंस करना चाहते हैं, अलायंस करना चाहिए। तो हमारी एक टीम बैठी और टीम ने डिसाइड किया कि हम बात करेंगे। उनसे बात करते 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 पहला उनकी डिमांड थी, बाद में हम लोगों ने नेगोशिएट किया, तब बातचीत करें 62 सीट्स के ऊपर ये तय हो गया कि ये लोग अलायंस लड़ेंगे। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लेटर पे सबका सिग्नेचर हुआ कि ये 62 सीट पे प्रकाश अंबेडकर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब 62 पे वंचित को दे सकते हो तो 62 पे आप लोग ने स्टार्ट में ही कहा था कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट काम करेंगे, इसलिए हम इलेक्शन में, तो यूबीटी से आपने क्यों नहीं किया? एनसीपी शरद पवार से क्यों नहीं किया? शरद पवार जी से उनकी टीम से, नॉट शरद पवार जी से हमारी एक मीटिंग हुई थी, हमने उनसे बात किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के लोग हमारे से बात करेंगे। एक दिन पहले तक हमारे अलायंस की बात हो रही थी। उसमें प्रॉब्लम यह आ गया कि पहला हमारी बात वंचित से शुरू हुई, तो वंचित के सीट नेगोशिएशन में बात आई, तो कुछ सीटें जो थी वो वंचित के पास चली गई जो एनसीपी मांग रही थी। तो जब वो वंचित के जो सीट चली गई तो हम वो सीट एनसीपी को नहीं दे पा रहे थे। बहुत उन्होंने भी अकोमोडेट करने की कोशिश की, हमने भी अकोमोडेट करने की कोशिश की। ज़्यादा सीटों का सवाल नहीं था, मगर एक दो सीट पे आके बात सीटों की नहीं हो रही, बात ये हो रही है जब आपको अलायंस ही करना। आपने पहले बोला हम अलायंस किसी से नहीं करेंगे, हमने ये कहा था छोड़ दिए। नहीं, आपने अगर मेरा ये देखो, जब हम शरद पवार को मिले तो जितने मीडिया से उन्होंने शरद पवार साहब के घर के बाहर हमको पूछा था कि आप ये कह रहे हो कि आप अलायंस नहीं करोगे, तो हमने कहा कि जो हमारे नैसर्गिक नेचुरल अलाइज जो है, जो परंपरा से हमारे साथ अलायंस करते हैं, हम उनके साथ में करेंगे। इसलिए हम शरद पवार साहब के हाथ में, हमारे दरवाजे खुले हुए थे, लास्ट तक हमने कोशिश किया। अफसोस की बात है कि किसी वजह से नहीं हो पाया, मगर वंचित के साथ में हमारा अलायंस 20-25 साल से नहीं हुआ था कभी। इस बार हमने एक नया फार्मूला ट्राई किया है, क्योंकि हम कैडर को मजबूत करना चाहते हैं। मुंबई महानगर पालिका आपने आधी सीट वंचित को दे दिया, तो आपके कैडर कैसे मजबूत हुई? 227 सीट है भाई, 227 सीट में थे, हमने 62 सीट दिया है। सीट बात करके दी है कि ये सीट पे आप लड़ेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्शन और 150 सीट पे हम लड़े ना। आज बीजेपी भी इतनी सीटों पे नहीं लड़ रही है। आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हुआ ना, इतनी सीटों पे हम लड़ रहे हैं ना। 227 पे हम लड़ सकते थे, हमारी तैयारी थी। अगर वंचित के साथ में अलायंस नहीं होता तो हम 227 सीट पे हम कैंडिडेट फाइल करते हैं हमारे। अमीन भाई, एक छोटा सा आरोप है जो मैं भी लगाऊं, सब लोग भी कर, कमांडी प्लान रीडेवलपमेंट को लेकर अमीन भाई सिलेक्शंस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, अलायंस कर रहे हैं सबके साथ, इंटरनल अलायंस अलग हो रहा है। क्या समझाने क्या मतलब कमांडी प्लान रीडेवलपमेंट में जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, जो भी ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की या ये भी नहीं, तो उसको लेके आप ना, जैसे कि मैं बोलूँ 225, 226 और 227 में आपने वंचित को दे दिए थे सीट। वंचित के अलायंस में मैं नहीं, राहुल नार्वेकर जी और राहुल नार्वेकर के साथ आपका क्लोज है। नहीं, वंचित के अलायंस में मैं नहीं था। वंचित का अलायंस सचिन सावंत जी थे जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, और मधु चौहान जी है। ये लोग अलायंस की सीट नेगोशिएट करते थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बात करके बात होती थी। वो तो तीनों जितने भी प्रेसिडेंट हैं आपके, सब कल या परसों रिजाइन दे देंगे। कौन से जो आपके यहाँ पे 225 नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट। और इसके अंदर जो सीटें जो वंचित को गई है, या जनकर साहब को गई है, या राजेंद्र गवाई साहब को गई है, ये सीटों के ऊपर फैसला, अल्टीमेट जो फैसला है वो कांग्रेस के आला कमांड ने की है, यानी मुंबई के आला कमांड ने की है। इसमें एक आदमी इस सीट को डिसाइड नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेके अमीन भाई। एक बहुत ही अहम सवाल है
211 सॉरी। आपका रईस शेख का क्या चल रहा है? या तो मैं सीधा बोलूं, रईस शेख कांग्रेस में कब आ रहे हैं? ये तो सवाल आपको रईस शेख से पूछना पड़ेगा। आप बुला रहे हो ना, आप उनको हेल्प भी कर, आपसे भी करेंगे। नहीं रईस शेख जब यहाँ बैठेंगे उनसे भी करेंगे। नहीं, मेरी रईस शेख के साथ में 211 को लेकर के कोई बात, हम नागपुर में साथ में तो कोई बात नहीं हुई थी। रईस शेख कांग्रेस में आ रहे कि नहीं आ रहे, उसके ऊपर आज तक अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कांग्रेस तो दरवाजे खोल के खड़ी है, भिवंडी में इतने सारे सीट दे दी रईस के बोलने पे, ये क्या चल रहा है? देखो, भिवंडी जो आता है महाराष्ट्र प्रदेश में आता है, उसमें मुंबई कांग्रेस का कोई कंसर्न नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल मेरे को पूछा है, मेरी रईस शेख साहब से कभी भी एज ए पार्टी लेवल कांग्रेस की बात हो रही है, मतलब नहीं, कभी अनिल पटेल की नहीं बात। अब मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस में आ रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि वर्षा ताई गायकवाड़ जो हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है, उसकी और रईस शेख की कुछ कांग्रेस में आने की बात हुई। मुझको ऐसा पर्सनली लगता है। इतना फेवर भिवंडी में 27 रईस के कैंडिडेट जो है, जो खास है, उनको जो अबू हाशिम आजमी टिकट नहीं दे रहे थे, ऐसी बात चल रही थी, वो टिकट कांग्रेस देगी। अब देखिए, लास्ट दिन पे तो आपने देखा है, आदमी आपके लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपने लोग देखा है, आपके लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आपने देखा है कि लास्ट में आदमी को टिकट नहीं मिलती है, समाजवादी से नहीं मिलती, तो आदमी कांग्रेस में भी जा सकता है, राष्ट्रवादी में भी जा सकता है। इलेक्शन के दौर में बीजेपी के लोग सेना में जा रहे हैं, सेना के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, एनसीपी दोनों। यहाँ तो ओपन लग रहा है ना कि अबू हाशिम आजमी ने रईस शेख को मना किए, रईस शेख में फिर इंडिपेंडेंट फाइल किए, फिर अमीन भाई ने वेलकम किए 211 में। नहीं, ये पार्टी का डिसीजन, अमीन पटेल का डिसीजन नहीं। मैंने कल भी ये बात कही है कि 211 का डिसीजन जो है वो कांग्रेस पार्टी की। अभी जैसे आपने शमीम भाई की बात की थी कि शमीम अंसारी जो है वो पार्टी के लिए काम करते थे, पुराने थे, एमएलए की भी टिकट उन्होंने मांगी थी, तो आपको लगता नहीं था कि वकार से ज़्यादा पार्टी के लॉयल आदमी को देना चाहिए टिकट? वकार एक बाहर का आया, मैंने अपनी बात पार्टी में रखी थी जी, मगर अल्टीमेट डिसीजन पार्टी का होता है, और पार्टी ने डिसीजन लिया तो मैं पार्टी के अपने डिसीजन के हाथ में खड़ा हूँ और वकार के लिए कैंपेन करूँगा। तो मतलब क्या शमीम की एंटी कुछ चल रही है या क्या हो रहा है? आपका सर्वे इस टाइम पे तो सर्वे नहीं आता, जब आप लोग को पार्टी लोग को डिसाइड करना रहता है अपनी चॉइस के कैंडिडेट को, तब सर्वे बीच में क्यों नहीं आता है? और जिसको मना करने का रहता है वहाँ पे सर्वे बीच में आ जाता है। 150 सीटों पे जब बात होती है तो 1-2 सीट पे एक्सेप्शन होता है, करना पड़ता है। हुआ, मैं इस बात को हम लोग इनकार तो नहीं करते हैं, ना मैं इनकार कर सकता हूँ, ना वर्षा ताई गायकवाड़ी इनकार कर सकती है, ना असलम इनकार कर सकते हैं, ना हमारे जो CWC मेंबर है वो इनकार कर सकते, कोई इनकार नहीं था। जो कमेटी में जो लोग बैठे थे उसके सामने की बात है ना ये तो अभी 150 सीट में 1-2 सीट पे कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते जहाँ मतभेद होता है, डेमोक्रेटिक पार्टी सेटलमेंट करना पड़ता है, मतभेद होता है तो बात करनी पड़ती है। एक तरफ यहाँ सेटलमेंट हो रहा है, एक तरफ मतभेद हो रहा है। नहीं, मतभेद होता है पार्टी के अंदर। तो अभी जब आप कैंडिडेट की बात करते हैं, आपके कैंडिडेट को वोट नहीं किया, बाहर वाले को दिया ना, बाकी सब जगह। ये तो जनरल टॉक है भाई, मेरे को किसी से कुछ भी नहीं है, मगर ये तो जनरल टॉक, एक जनरल बात हो रही है। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। वकार भी मेरे से बहुत अच्छा है, रईस भी मेरे से बहुत अच्छा, रईस शेख साहब है, और शमीम भाई भी हमारे से बहुत अच्छे, सब अच्छे, मगर एक जनरल बात जब होती है, एक आम आदमी जानना चाहते हैं यार ऐसा क्यों हुआ। हो गया तो हो गया। एक एमएलए के इलेक्शन के टाइम पे वो उन्होंने टिकट मांगी थी, तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे वर्षा ताई गायकवाड़ आए थे, सारे लोग आए थे, तो क्या वजह हो गई? शमीम भाई को जो टिकट नहीं दे पाए कांग्रेस का, उसका मेरे को बड़ा अफसोस है। अच्छा, शमीम भाई लास्ट टाइम पे इंडिपेंडेंट बनने जा रहे थे, इसलिए तो नहीं आप लोग ने ये क्या किया यार पार्टी से बगावत करा है? क्योंकि लास्ट टाइम ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शमीम भाई कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे। शमीम भाई काम करेंगे, उनका बेटा बहुत यंग है इस वक्त, आगे जरूर उसका ध्यान रखा जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो पार्टी में रहे तो पार्टी में पक्का रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर भी भाई मेरा वापस से एक सवाल है, रईस भाई कब आ रहे हैं? मुझको नहीं लगता कि अरे भाई बताइए। आई डोंट थिंक सो, पार्टी में नहीं है, मेरे को नहीं लगता। तो आप लोग की पूरी अबू हाशिम आजमी की टीम को तोड़ने की तैयारी है? नहीं, क्यों तोड़ेंगे? और ये एग्जांपल नहीं, अबू हाशिम भाई लड़ रहे, हम लड़ रहे, तो इलेक्शन है, साथ में लड़ते क्या इसमें? आमने सामने लड़ाई होती है, कोई बात थोड़ी है, कोई इसमें बात थोड़ी है कि एक कैंडिडेट आने से पार्टी टूट जाएंगी या एक हमारा कैंडिडेट जाने से पार्टी। मदनपुरे में यूसुफ अबरानी जो आपके पुराने नेता थे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और वो उन्होंने वहाँ पर कांग्रेस छोड़ के जब वो अपने समाजवादी ज्वाइन किए, एक एरिया में लहर बह गई, जैसा आपने भी तो लास्ट टाइम कहा था, तो कहीं ना कहीं उनको गिराने के लिए या ऐसा करने के लिए रईस शेख को सपोर्ट कर दो।
आई डोंट थिंक सो। यीशु भाई अपना चुनाव लड़ रहे हैं 212 में, वो समाजवादी के अंदर है, समाजवादी से अपना चुनाव लड़ेंगे। कोई आदमी कोई भी पार्टी से लड़ सकता है ना, किसको रोका थोड़ी जा सकता है। रईस को कैसा मानते हो? रईस और दिस इज नॉट योर क्वेश्चन, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो आपके ऊपर है। रईस और अबू आसिम आजमी में तनातनी है तो सबको मालूम है, अगर आप डिनाई करेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अमीन भाई नहीं उनके चाहिए। आपस में डिफरेंसेस है, बड़े डिफरेंसेस है, बट दोनों मेरे दोस्त हैं। अबू क्या हाशिम लगता भाई है से as a- भी as- अबू हाशिम भाई से भी मेरे बहुत सीनियर है, बहुत एहतराम और अदब है। परसों रात को मैं साथ में उनके खाना खाया कि शादी में, अबू हाशिम साहब के कुछ फ़ोटो भेज देता हूँ, आप चाहे तो दिखा नहीं, दो। मैं देखा वो शादी में सब मुलाकात हाँ, होती है। नहीं वो तो एक, हम तो परसों रात में नॉमिनेशन के बाद भी हम लोग साथ में खाना खाए। रईस भी दोस्त है, और एक पार्टी में आदमी रहता है नहीं रहता है, मगर एक जो ग्रुप होता है, अभी हम लोग एमएलए है, एक ही असेंबली में वो बैठते तो हैं, एक ही बीजेपी वाले भी बैठते साथ में बैठते हैं, वो तो हैं, खाते एक हैं, ही साथ में वो नहीं बैठते हो हैं, तो रहा है। होता है। तो इसमें कोई कोई पर्सनल फिर दुश्मनी थोड़ी है। ऐसा पूछना चाहे कि भाई दोनों की लड़ाई में मतलब अगर अमीन भाई को पूछा जाए कि यार अमीन भाई कौन सही है कौन गलत है, तो क्या बोला जाएगा? मैं कैसे जज कर सकता हूँ? तुम मेरी पार्टी के बारे में पूछोगे तो मैं जजमेंट शायद कर सकता हूँ, दूसरे की पार्टी के बीच में, दूसरे के घर में मेरे को जागने की आदत नहीं है। उनका इंटरफेरेंस है, वो सॉल्व करेंगे वो लोग। इसलिए आपने बुला के 211 की सीटें दी। मैंने नहीं बुलाया, ये मैं अच्छा, वो उसके सीट बोल- 211 में रईस लड़ रहे हैं कि कांग्रेस लड़ रही है? कांग्रेस का जमवाल हाथ का पंजा, राहुल कांग्रेस गांधी और का दोनों कैंडिडेट। मिलकर लड़ रहे हैं अच्छे से। कांग्रेस का ही कैंडिडेट है वकार, और कांग्रेस ही चुनाव लड़ी है। मदनपुरे के लोग एक्सेप्ट करेंगे कांग्रेस को, क्योंकि वो तो पूरी रईस की सीट है, रईस शेख की सीट है। कल मैं गया था मदनपुरे में, बहुत जोरदार स्वागत हुआ मेरा। स्वागत में बात करें तो अब अपना असद साहब से बड़ा स्वागत किधर भी नहीं होता है, ये तो आपको ही मालूम है, मगर वोट नहीं आते नहीं भाई। वोट तो वोटर्स का माइंड अलग रहता है ना। दो तरह के स्वागत होते हैं, एक 5 साल में एक बार आदमी उसे वहाँ पाँव रखता है तो लोग स्वागत कर लेते हैं, वेलकम कर सही लेते बात हैं। और एक जो है रोज़ आना जाना रहता है, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के रोज़ जो काम करते हैं, तो उसका स्वागत अलग रहता है। कैसे लोगों के चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो स्वागत में दिख के आती है। 211 के पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि ये रईस शेख नहीं है, ये कांग्रेस है? क्या इसका गलत इफेक्ट नहीं है? वकार जो ऐसा कैंडिडेट है, पंजा नहीं, साइकिल। पंजे के पीछे साइकिल। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, आपने सारी बातों का जवाब दिया। वो अगर आप चाहे तो वो वर्ड में काट दूं, क्या आपने चीटिंग की? अगर चाहे तो मैं चलाऊं, आपके ऊपर है। नहीं, आपने चीटिंग नहीं, आपने कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया था, बेईमानी। हाँ बेईमानी को ऐसी बात तो आप बोले तो मैं रखूँ या काट दूं? भाई साहब ऐसा है कि जो आपने पूछा है वो आप दिखा सकते हो लोगों को जी। मेरे को कोई चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि मैं बहुत ही दयानतदारी से, ईमानदारी से, इंसाफ पसंद आदमी हूँ, किसी पे ज़्यादती नहीं करता हूँ मैं, मगर पार्टी के हित में कोई निर्णय लेना होता है तो मुझको लेने पड़ते हैं। एक आध जगह एक्सेप्शन हो जाए, because- आपने खुद ही बोला एक आध बिकॉज हाँ होता है ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ और मैं लास्ट तक बोलूँगा। मुझको उस आदमी से मिलने को भी थोड़ा सा खतरा होती है कि एक आदमी को मैं उसके लिए कैंपेन के लिए गया, मैं उसके ऑफिस में गया और बेचारा ने इतना प्रोग्राम किया, होता है, मगर दैट इज़ पॉलिटिक्स के। और मेरा खुद का, आज मैं आप पर्सनली एकदम चैनल पे बताता हूँ, 2004 में मुझको टिकट दे के एमएलए का फिर कैंसिल हुआ था, दे के एमएलए का टिकट 2004 में। होता है पॉलिटिक्स। मेरे एक आखिरी सवाल रह गया, प्लीज ऐसा एक लास्ट सवाल है, सॉरी। हम बताया जा रहा है कि मिलिंद जी अलग होने के बाद भी आप मिलिंद जी के साथ, और मिलिंद जी कुछ टिकट पे डिसाइड करते हैं। गलत बात। टिकट को लेकर के मिलिंद देवरा से मेरी कोई बातचीत नहीं है, वो अपनी टिकट बांटेंगे, हम अपनी टिकट बांटेंगे। टिकट को लेकर किसी भी पार्टी के कैंडिडेट से या लीडर से कांग्रेस बात नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।